नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत की किताब का अध्याय 3 समानता 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 समानता। और आज इसी समानता का हमारा लेक्चर नंबर है बच्चों 1। हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, एक नया टॉपिक, एक नई विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और चैप्टर क्या, ये पूरी किताब ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं तो कहता हूँ किताब क्या, पूरा सब्जेक्ट ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आप पढ़ने वाले जितने बच्चे हो वो तो बहुत ही गजब के इंटरेस्टिंग हो। चलिए तो जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है गुरुजी। इस चैप्टर में जो हम लोग बात करेंगे, हम सबसे पहले तो परिचय की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है, इंपोर्टेंस क्यों है समानता की। दूसरी बात है समानता फिर क्या है। पहले हमने ये बात जानी है कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है, व्हाई इक्वलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे लिए क्यों जरूरी है। फिर ये जानेंगे कि व्हाट इज इक्वलिटी, इक्वलिटी का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। समानता के जो 3 आयाम हैं, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, इनमें क्या चर्चा है वो भी देखेंगे। और हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, ये हमारे पूरे चैप्टर के टॉपिक्स होंगे। और आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है गुरुजी, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे परिचय, और उसके बाद बात करेंगे समानता महत्वपूर्ण क्यों है, हमारे लिए जो समानता इक्वलिटी है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अगर जब हम बात कर रहे हैं परिचय की या इंट्रोडक्शन की, तो हमारा हर चैप्टर में पहला जो लेक्चर होता है वो चैप्टर के नाम की व्याख्या करने की कोशिश करता है। उसमें मैं समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि बच्चों जो चैप्टर का नाम दिया गया है उस नाम को समझिए, और उससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। चैप्टर का नाम दिया गया है समानता, या जिसे हम कहते हैं इक्वलिटी। क्या कहा जाता है, इक्वलिटी। देखिए बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वाले जो शब्द है, जो समानता शब्द या इक्वलिटी जो शब्द है, ऐसा नहीं है जिससे कि आप बिल्कुल ही पूर्ण रूप से अनजान हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर आज आपके मुंह से पहली बार मैंने जो समानता का शब्द सुना है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते सर जैसे पीके मूवी में जो पीके होता है वो दूसरे प्लेनेट से आता है और वो यहाँ करके देखता है, अच्छा नोट चलता है, यहाँ पर रेडियो में से काम नहीं होगा, नोट देना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, अलग अलग स्टाइल होगी, हेलमेट, गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट होगा। जिस प्रकार से पीके पूरा अनजान था इस दुनिया से, वैसे हम भी अनजान है, हमें भी पता ही नहीं एग्जैक्टली समानता क्या होती है। तो ये अगर आप कह रहे हो तो ये बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि अगर आप ये कहोगे नहीं साहब मुझे तो समानता सुना ही सर आज आपके पहली बार आपके मुंह से है, तो आप गलत हो बच्चों। ये समानता का शब्द, ये इक्वलिटी का शब्द आप कहीं ना कहीं उसी समय से सुनते आ रहे हैं जब आपने क्लास 6 में एंट्री ले ली होगी। क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक बार बार में चाहे कहीं चैप्टर आया हो समानता का, चाहे कहीं पर पूरा पैराग्राफ आया हो समानता का, चाहे कहीं पर एक शब्द आया हो समानता का, आपने समानता का शब्द सुना होगा। हाँ, और टीचर ने आपको बताया भी होगा कि बेटा समानता मतलब इक्वलिटी या बराबर, जिसको कहते हैं बराबरी हो जाना, वह समानता है। ये टीचर ने आपको जरूर समझाया होगा। तो क्लास 6 से आप समानता के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और इससे थोड़ा सा पीछे की क्लास में भी जाएंगे तो 4th 5th में भी कहीं ना कहीं 1-2 बार आपको इक्वलिटी का शब्द जरूर सुनने को मिला होगा, समानता का शब्द बिल्कुल सुनने को मिलेगा। तो आप क्लास 6 से लेकर के 10 तक आप बार बार में समानता इक्वलिटी सुनते हुए आ रहे हैं। अब सवाल हमारा यहाँ पर यह होता है कि सर जब जिस शब्द को, जिस टॉपिक को मैंने 6th में पढ़ लिया, 7th में पढ़ लिया, 8th में पढ़ लिया, 9th में पढ़ लिया और 10th में भी पढ़ लिया, और इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि इससे छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा 4th 5th में भी, जब मैंने एक शब्द को, एक टॉपिक को बार बार में इतनी बार पढ़ लिया है, तो गुरुदेव फिर बार बार क्यों पढ़ाया जा रहा है, बार बार क्यों पढ़ाया जा रहा है। 6th में पढ़ाओगे, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी, और आप 11th में भी, ऐसा क्यों एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, क्यों कुछ नई चीज नहीं पढ़ाई जा रही है, क्यों बार बार में स्वतंत्रता समानता संघवाद, स्वतंत्रता समानता संघवाद, ये मुद्दे बार बार में क्यों क्लास 11th में हमारे इनके ऊपर एक एक किताबों में एक एक चैप्टर दिए गए, क्यों। तो अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों। जब हम छोटे होते हैं, या एक कुछ छोटे बच्चे को आपने देखा होगा जो 6 महीने से छोटा है, वो माँ का दिन में 5-7 बार स्तनपान करता है, दूध पीता है माँ का, कितना, 2-2 3-3 घूंट, ठीक है। फिर वो 6 महीने से थोड़ा सा बड़ा होता है, हम उसको दिन में जो वो बोतल आती है उसकी आधी बोतल दिन में 1 या 2 बार, उसको 2 या 3 बार पिलाते हैं। उस आधी बोतल में से वो दिन में 2-3 बार संतुष्ट हो जाता है।
फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, एक बोतल उसको देना शुरू करते हैं। फिर हम धीरे धीरे बड़ा होते हैं, हम सुबह एक गिलास लेते हैं, रात को हम एक गिलास लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर दिन में हमारी डाइट भी बढ़ जाती है, हम और खाना खाते हैं और करते हैं। ये क्या है कि चीज एक ही है, मिल्क है, वो डाइट है, वो न्यूट्रिशन आपको दिया गया है, वो आपको मतलब जैसे जैसे आपकी आवश्यकताएं बढ़ रही है आपने उन चीजों को बढ़ाया है, उन चीजों का दायरा बढ़ाया है। 6 महीने के बच्चे के लिए माँ का स्तनपान 2-3 बूंद उसने स्तनपान कर लिए, उसके लिए इनफ है। पर आज हमारे लिए जरूरी है कि हम कम से कम दिन में 1 गिलास या 2 गिलास हम दूध के पिए, सुबह और शाम पिए, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहनी चाहिए, हमारी बॉडी स्वस्थ रहनी चाहिए। तो जब आपने दूध बचपन में ही पी लिया था तो फिर क्या जरूरत है बार बार में दूध पीने की? जब आपको पोषण माँ के गर्भ में 9 महीने जब आप गर्भ में रहे तभी आपको पूरा पोषण मिल गया, तो फिर आज क्यों बार बार में चपाती खाते हो? क्यों कहीं पर जाते हो तो बिल्कुल ठूस ठूस करके खा करके आते हो? खाते हो ना, खाना भी खाते हो, दूध भी पीते हो, चाय भी पीते हो, पानी भी पीते हो। जब सारे काम आप डेली कर रहे हो तो फिर उस टॉपिक को बार बार में क्यों ना पढ़ा जाए? बिल्कुल हमें पढ़ना चाहिए। पहली बात तो हमारी ये। दूसरी बात ये बच्चों, जब आपने 6th में पढ़ा था तो आपको यही बताया गया कि समानता जो है बच्चों वो बराबरी की बात करता है। 7th में कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए होंगे, जैसे कि 7th में एक चैप्टर था समानता ऑन इक्वलिटी। उसमें एक कहानी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भारत के प्रसिद्ध राइटरों में से, लेखकों में से एक है। अगर आप नेट पर सर्च भी करेंगे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नाम आपको मिल जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दलित समुदाय में, एक अछूत समुदाय में उन्होंने जन्म लिया। अनटचेबल कास्ट जिसको कहा जाता है, जिनको छूने से भी माना जाता था कि साहब हम अपवित्र हो जाएंगे, ऐसे समुदाय में उन्होंने जन्म लिया। 1950 के दौर की बात थी, तो बाद की बात थी, तो संविधान लागू हो चुका था। स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में उनका बैठना पढ़ाना बिल्कुल लाजमी था, बिठाया जाता था। परंतु उन्होंने जो भेदभाव उन्होंने देखा, स्कूल में उनको क्लास में एंट्रेंस नहीं दी जा रही है, उनसे साफ सफाई करवाई जा रही है क्योंकि वो एक ऐसे समुदाय से आते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी बच्चों, जूठन, और उस जूठन में उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस बताया कि एक दलित कम्युनिटी से होने से के कारण क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी जितनी उन्होंने बातें लिखी हैं वो गजब की, मतलब एक गजब के लेखक रहे हैं भारत के में। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी आपने क्लास 7th में पढ़ी थी। क्लास 8th में जब आप आए तो आपने ये देखा कि संविधान वाले जो पहला चैप्टर है उसमें चर्चा करी गई थी कि हाँ भाई समानता का जो मूल्य है वो भारत के संविधान में जोड़े गए हैं। कक्षा 9 में आए तो आपने मौलिक अधिकारों की बात करी। कक्षा 10 में आप आए तो आपने सत्ता की साझेदारी में समानता देखी, आपने संघवाद में समानता देखी, जाति धर्म लैंगिक मसलों में आपने समानता देखी। मतलब आपने हर जगह कहीं ना कहीं पढ़ा है, परंतु थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाते बढ़ाते पढ़ा है। अब आज जो हम क्लास 11th में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं समानता, इसमें हमें बहुत कुछ जानना कि एग्जैक्टली ये जो समानता है, ये इक्वलिटी है, इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं ये कहूं कि समानता का अगर अर्थ है बराबरी, बराबरी, या जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं, कि साहब हम सब इक्वल होने चाहिए, हम सब बराबर होने चाहिए, हम सब बराबर होंगे, हम सब इक्वल होंगे, तो ही वो क्या है, समानता है। मतलब जहां किसी में कोई भी भेद ना हो, जहां किसी में कोई भी डिफरेंस ना हो, तो उसको क्या कह दिया जाएगा, समानता कह दिया जाएगा। परंतु सवाल यहां पर यह आता है कि क्या हर स्थिति में हर व्यक्ति को क्या बराबर घोषित कर दिया जाए? क्या हर स्थिति में हर व्यक्ति को बराबर घोषित कर दिया जाए? आज फॉर एग्जाम्पल, आज एक मैं हूं, मैं आपको जैसे मान लीजिए मैं 11th-12th को पढ़ा रहा हूं और एक टीचर है जो कि कॉलेज को पढ़ा रहा है। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, मैं भी पढ़ाने का कर रहा हूं और कॉलेज का जो टीचर है वो भी पढ़ाने का ही काम कर रहा है। मुझे महीने के 10,000 दिए जाते हैं और उस टीचर को 40,000 दिए जाते हैं। तो आप बोलोगे इनइक्वलिटी है सर, असमानता है? नहीं, असमानता नहीं है। तो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट ये भी समझ में आया कि हाँ, बराबर होना, बराबरी होना ये जरूरी है, समानता का मूल आधार है। पर इसके साथ हर स्थिति में हर व्यक्ति समान नहीं हो सकता, हर व्यक्ति में हम उसे बराबर नहीं कर सकते। हमें उसकी स्थितियां देखनी होगी, हमें उसका परखना पड़ेगा कि उसको कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से हम बराबरी की बात कर सकते हैं। आज मैं छोटी क्लास को पढ़ा रहा हूं तो मुझे कम पेमेंट मिलेगा, मैं ज्यादा बड़ी क्लासेस को पढ़ाऊंगा तो मेरा और पेमेंट जो है वो राइज होगा। वो मेरे नॉलेज के कारण है, वो जो मेरा खर्चा मेरे ज्ञान पर, मेरी किताबों पर खर्चा करा है, उसके लिए मुझे वो पेमेंट किया जा रहा है, जो कि मैंने 11th-12th के लिए करा। और मैं हायर स्टडीज कर करके मैं कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने के लिए काबिल हो जाऊं तो फिर मुझे वो पेमेंट मिल जाएगा। यहां पर भेद की जो बात है, डिफरेंस की बात यह है कि किसी व्यक्ति के साथ किसी जन्म आधार पर कोई भेद नहीं होना चाहिए कि साहब आपने यहां इस एरिया में जन्म ले लिया इसलिए आप आगे हो या आप पीछे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने इस पर्टिकुलर एक परिवार में जन्म ले लिया या आपने इस वर्ग में या इस
लिंग में जन्म ले लिया, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ जब हम समानता की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो जन्म आधारित बराबरी सबको मिलनी चाहिए। मेन बात बस मेरी यही है कि जन्म आधारित बराबरी जो है, जन्म आधारित सब बराबर होने चाहिए। जन्म पर आप भी शून्य पर रहो, मैं भी शून्य पर रहूं, चाहे मेरा जन्म किसी भी गरीब से गरीब परिवार में क्यों ना हो और आपका जन्म किसी भी राजा महाराजा के परिवार में क्यों ना हो, हम दोनों शून्य रहे, हम दोनों बराबर हैं। जन्म के आधार पर किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए, यह समानता का कॉन्सेप्ट है। परंतु अगर आप कभी ज्ञान पाकर करके, आप अपने कौशल को, अपने टैलेंट को बढ़ाकर करके अगर आप ज्यादा अर्न करते हैं, तो वहां पर असमानता नहीं कही जाएगी, वहां पर असमानता नहीं कही जाएगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक मजदूर होते हैं, मजदूर क्या करता है, ईंट पकड़ाता है, ठीक है, पत्थर पकड़ा देगा, सीमेंट का वो मसाला आता है वो बना करके दे देगा। और एक होता है मिस्त्री जो कि उसको बनाने का काम करता है। मिस्त्री का पेमेंट जो डेली होता है वो 700 से 800 का होता है और मजदूर को 500 दिए जाते हैं। अब आप कहोगे सर दोनों काम तो बराबर कर रहे हैं, दोनों एक साथ आते हैं एक साथ जाते हैं, ये असमानता नहीं। क्योंकि उसने जो मिस्त्री का काम है वो सीखने का, इसका मजदूर का तो सिर्फ पकड़ाने का है। कोई भी है ना मजदूर को नहीं बोलेगा यार तूने गलत ईंट पकड़ा इसलिए गलत हो गया। अरे मिस्त्री का काम है साहब, मिस्त्री का काम है, इसलिए मिस्त्री को ज्यादा पेमेंट किया जा रहा है। आज मान लीजिए मेरी पीपीटी को टीम में रेडी कर करके दे रहा है, अगर उससे कहीं मिस्टेक हो जाए तो कोई भी व्यक्ति उनको नहीं बोलेगा, वो ये कहेगा टीचर तो आप हो, आपको देखना चाहिए था कि गलती थी या नहीं थी। तो आज उस पोस्ट के हिसाब से, उस नॉलेज के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पेमेंट में वेरिएशंस या डिफरेंस हमें देखने को मिलेंगे। तो उस स्तर को हम असमानता या इनइक्वालिटी नहीं कह सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे मान लीजिए कि साहब हम सब एक ही पोस्ट पर हैं, एक ही पोस्ट है, एक ही काम कर रहे हैं, सेम बराबर काम कर रहे हैं, और फिर किसी को ज्यादा किसी को कम दिया जाए और एक ही साथ ज्वाइनिंग करिए, एक ही साथ आते हैं, एक ही साथ जाते हैं और बराबर सेम काम कर रहे हैं, फिर भी किसी को ज्यादा कम दिया जाए तो वो असमानता में आ जाएगा। तो असमानता क्या होती है वो हमें यहां पर पता चलेगा। क्या बराबरी या जो समानता कहा जा रहा है, ये समानता क्या हर समय में सबके लिए बराबर होनी चाहिए? जैसे कि हमने देखा नहीं, हर समय में सबके लिए नहीं होगी, स्थितियों के अनुसार होगी। तो ऐसी बहुत सी बातें आप लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। बाकी सीधा सा अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि समानता या इक्वलिटी का क्या मतलब होता है, तो आप कह सकते हैं बराबरी, इक्वलिटी। ठीक है, आज आप भाई बहनों हम दोनों को बराबर मिलना चाहिए, अवसर जो है, मौके हैं, वो अवसर बराबर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने लड़का में जन्म ले लिया, लड़का बन गया है तो उसको ज्यादा पढ़ने का मौका मिले, मैं लड़की बन गई हूं तो मुझे कम मिले, वो असमानता होगी, वो इनइक्वालिटी होगी। बस एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी कि जन्म आधारित बराबरी होगी, जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं होगी, जन्म के आधार पर किसी के अवसर नहीं छीने जाएंगे, जन्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि जन्म से कोई पापी नहीं होता। जो अंगुलीमान था, जिसने 99 उंगलियां लोगों की काट कर करके बिल्कुल एक प्रकार से राक्षस था, ठीक है, और वो उंगलियां यूं गले में लटका लिया करता था। और फिर एक दिन गांव में भगवान बुद्ध उपदेश देने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हे प्रभु, आज उसको वो 100वीं उंगली काटेगा, प्रभु बचाइए, मैं प्रभु बचाइए। तो कहते हैं कहाँ रहता है उंगलीमान? तो बोले उधर रहता है। तो भगवान बुद्ध खुद उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो उंगलीमान देख लेता है, बोले ए महात्मा, पता नहीं है तुम्हें कि मैं आज 100वीं उंगली काटने जा रहा हूँ, रुक जाओ भाई, तुम जानते नहीं। बोले मैं तो तुम्हें जानता हूँ, मैं तो मुझे भी जानता हूँ और तुम्हें भी जानता हूँ, पर तुम खुद को नहीं जान रहे हो। उसको ये चीज महसूस करा देते हैं कि वो गलत कर रहा है, पर वो उंगलीमान मानने को तैयार नहीं होता। फिर वो कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं मेरा एक छोटा सा काम कर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बोला हाँ बोलो। बोले ये जो टहनी है ना, ये जो पेड़ की टहनी है, इसको तोड़ दो, काट दो इसको। काट दिया। फिर बोला इसको जोड़ दो। तो उंगलीमान कहता है, बोले महात्मा दिमाग खराब हो गया आपका, कभी टहनी भी वापस जुड़ती है क्या? बोले बस यही बात मैं समझाना चाहता हूं, काटना आसान है, तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। और हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, वो जोड़ने का है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि सोशल वाले बच्चों का काम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। चाहे टॉपिकों को जोड़ जोड़ करके पढ़ो, चाहे समाज की बात करो, चाहे कहीं की भी बात करो, हमारा भी काम जोड़ने का। इतनी बात सुनते ही अंगुलीमान भगवान बुद्ध के चरणों में पड़ जाता है और कहता है प्रभु मैंने आज तक बहुत दोष करे हैं, क्या मेरे दोष क्षमा हो सकते हैं? तो प्रभु यही कहते हैं कि बोले हे अंगुलीमान, कोई भी जन्म से दोषी नहीं होता, और तेरे कर्म कल भी चाहे खराब हो, आज खराब हो, पर तू अभी भी चाहेगा, अभी भी समय है, जब जागो तभी सवेरा है, जब सुधर जाओ तभी अच्छा है। तो सुधर गए अंगुलीमान जी, बहुत अच्छे, फिर बहुत बड़े शिष्य के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप में जानेंगे। तो ये परिचय, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। चलिए
ये अध्याय समानता की अवधारणा के बारे में है। ठीक है, जो समानता की जो अवधारणा है, जो हम समानता के बारे में सोचते हैं, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी के बारे में है कि हमारा इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो हमारे संविधान वाली किताब है उसमें जो लास्ट चैप्टर है संवैधानिक एक दर्शन के रूप में, ठीक है, फिलोसफी के रूप में, एक विचार के रूप में, तो उन विचारों में भी अगर हम बात करें तो भारत का संविधान समानता को बड़ी महत्वपूर्ण बात करता है। भारत का संविधान तीनों जो आयाम है, राजनीतिक समानता की भी बात करता है। राजनीतिक समानता कैसे दी गई? राजनीतिक समानता दी गई वन मैन वन वोट और वन वैल्यू। ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति वोट डाले उसके वोट की वैल्यू एक ही होगी, चाहे देश का राष्ट्रपति वोट डाले, प्रधानमंत्री वोट डाले और चाहे देश का मजदूर वोट डाले, सबका वोट एक एक ही गिना जाएगा। तो इससे क्या हो गई? राजनीतिक समानता हो गई। दूसरी अगर हम बात करें सामाजिक समानता, समाज में अब कोई ऊंच नीच नहीं होगी कि साहब आपने इस वर्ग में या इस जगह जन्म लिया है इसलिए आप ऊंचे हो और वो नीचे हैं। ये सामाजिक जो है ये वाली असमानताएं नहीं होंगी। और उसके बाद आर्थिक समानता की भी बात करी गई है, इकोनॉमिक इक्वलिटी की भी बात करी गई है कि सब आर्थिक रूप से भी समानता जरूरी है, कि सब कोई अमीर गरीब का भेद ना हो। तो इन तीनों पर काम भारत के संविधान ने करा है। ये आपको समानता के लिए एक तस्वीर दिखाई गई। यहां समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों को पड़ताल की कोशिश की गई है। तो अब यहाँ पे कुछ निम्नलिखित सवाल है। जब हम समानता की बात करते हैं तो ये सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, तो उन पर रोशनी डालेंगे और उनकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, समानता क्या है? ठीक है ना, समानता क्या है? हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए? सबसे पहला सवाल तो हमारा यही आना चाहिए ना कि समानता क्या है, व्हाट इज इक्वलिटी, क्या होती है समानता। और इस समानता के बारे में मैं सोचूं तो सोचूं क्यों सोचूं भाई? मैं क्या ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट है तभी तो बार बार मैं इस पर फोकस करा जा रहा है कि समानता समानता समानता। तो ये समानता है क्या और इसके बारे में मुझे क्यों सोचना चाहिए, इसको क्यों अमल करना चाहिए? ये हमारा पहला सवाल रहेगा। क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है? तो क्या समानता का मतलब यह है कि हर स्थिति में हर व्यक्ति से एक समान बर्ताव करा जाए? तो जैसे मैंने कहा कि मैं 11th-12th को पढ़ा रहा हूं और एक टीचर कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहा है इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, तो दोनों के पेमेंट में डिफरेंस होगा, 100% होगा। तो ये तो आप कहोगे सर ये तो असमानता हो गई, पढ़ा आप भी रहो वो भी पढ़ा रहा है पर उसको ज्यादा और आपको कम, ये तो इनइक्वालिटी हो गई, असमानता हो गई। नहीं, तो क्या हर स्थिति में एक जैसा बर्ताव होगा या नहीं होगा, वो भी हमारा सवाल है। हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? अब जब हम ये समझ लेंगे कि समानता क्या होती है, हर स्थिति में हर व्यक्ति समान रहेगा या नहीं रहेगा, तो हम समानता की जो मूल बात है उसको समझ जाएंगे। और जब समझ जाएंगे तो हम ये बात जान लेंगे कि हम इसकी ओर कैसे बढ़ा जा सकता है, इसकी ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। और देखो बच्चों, हर जगह अच्छाई और बुराई दोनों रहती है। समानता अगर अच्छाई है तो असमानता बुराई है। तो अगर समानता को आगे बढ़ाना है तो असमानता को खत्म करना होगा, उस बुराई को खत्म करना होगा। और उस बुराई को न्यूनतम, उस असमानता को कम से कम कैसे किया जा सकता है, खत्म कैसे किया जा सकता है, वो भी हम जानेंगे। ये एक तस्वीर दिखाई है कि हम सब एक हैं, हम सबको मिलजुल कर करके रहना चाहिए। हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं? तो समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक जो समानता है, इनको हम अलग अलग कैसे समझेंगे वो भी दिखाऊंगा। इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, नारीवाद जैसे अपने समय की कुछ खास विचारधाराओं से होगा। तो जब हम इन सवालों का जवाब देंगे तो हमारे सामने समाजवाद की विचारधारा होगी, मार्क्सवाद की विचारधारा होगी, हमारे सामने नारीवाद की विचारधारा होगी, हमारे सामने उदारवाद की विचारधारा होगी। इन विचारधाराओं से ही निष्कर्ष निकाल करके हम ये बताएंगे कि साहब ये समानता है और ये नहीं है। ये तस्वीर आपको दिखाई गई है हाथों की। इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े और चित्र देखेंगे। ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि हम असमानता की प्रकृति को समझ बूझ सके। तो इस जो चैप्टर है इसमें हम ये भी देखेंगे कि असमानता के कुछ आंकड़े और चित्र दिखाएंगे आपको कि साहब इतनी, ये लोग, कुछ लोग बहुत ऊपर हैं, कुछ बहुत ही नीचे हैं, तो ये इतनी असमानता क्यों है? अब उसमें काफी बड़ा डेटा होगा, लाख होगा, करोड़ों लोगों का, इस प्रकार से। परंतु हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को कभी भी डेटा याद नहीं करना बेटा, कभी भी डेटा याद नहीं करना। कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि नहीं साहब 1 करोड़ लोग गरीब थे और 10 लाख लोग अमीर थे, ऐसा नहीं। डेटा याद नहीं करना। हम लोगों को एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेंड समझना होता है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि भैया 1947 में भारत की जीडीपी 2% थी, उसके बाद 3% हुई, उसके बाद 4% हुई, उसके बाद 8% हुई। तो इससे मुझे एक बात पता चलती है
कि भैया जो भारत की जीडीपी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। अब मुझे हर साल में कितनी थी वो याद करने की जरूरत नहीं, मुझे ये ट्रेंड समझ में आ गया कि हाँ भैया भारत की जीडीपी हर साल में बढ़ती जा रही थी। या मैं ये कहूँ कि पहले 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, फिर इसके बाद वापस धीरे 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 नीचे जाने लगी, फिर 15 साल के पीरियड के बाद वापस वो ऊपर आई। तो ये बीच वाला जो टाइम पीरियड था इसमें नीचे क्यों गई? क्या ऐसे कारण था? कोई युद्ध हुआ था या कोई आर्थिक संकट आया था? क्या हुआ था? तो ट्रेंड को समझना जरूरी है। तो यहां पर भी आपको असमानता के कुछ आंकड़े दिखाए जाए, उनको रटने मत बैठ जाना, रटना बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमें क्या दर्शाना चाहते हैं, कितनी असमानता आज भी देश में दुनिया में है। अब हमारा मेन टॉपिक समानता महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये अभी तक हमने ये जान लिया कि भैया हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, हमारे सामने कौन कौन से सवालों का जवाब हम लोग देने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास जो पहला है कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है, इंपोर्टेंट क्यों है। समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। तो समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श है। ठीक है, नैतिक मतलब मोरल। मोरल में जैसे अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो पहले क्या है, छोटी क्लास में एक नैतिक शिक्षा की या मोरल साइंस की एक किताब चला करती थी, जिसमें आपको सिर्फ कुछ शिक्षा, कुछ एक तरीके से संस्कार से कहे जा सकते हैं। जैसे कि सुबह पहले उठ के अपने माता पिता के पैर छूना, अपने से जितने भी जो बड़े हैं उनके पैर छूना, उसके बाद फिर क्या है फ्रेश होकर के आना, फिर उसके बाद हमें टूथब्रश करना चाहिए। ठीक है, हमें हमारे खुद के जो बिस्तर के जो पलंग के हमारे जो भी बिस्तर है उसको खुद को समेट करके रखना चाहिए, हमें हमारा कमरा साफ रखना चाहिए, हमें तैयार होकर के फिर स्कूल जाना चाहिए, लंच करना चाहिए। ऐसा कुछ संस्कार आपको सिखाए जाते थे, मतलब कुछ नैतिक शिक्षा आपको दी जाती थी। उसमें कुछ फिर कहानियां दी जाती थी कि एक बार 2 दोस्त ऐसे थे तो दोस्त ने ऐसे धोखा दे दिया। ठीक है, तो धोखा नहीं देना चाहिए, धोखा देना गलत है। तो कुछ नैतिक शिक्षा, कुछ मोरल वैल्यू सिखाई जाती है। तो अगर मोरलिटी के हिसाब से देखें, जिसे हम अपनी भाषा में संस्कार कहते हैं, उन संस्कारों के हिसाब से देखें तो भी समानता बड़ा जरूरी है। ठीक है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं होने चाहिए कि साहब हम किसी को बड़ा, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा माने, नहीं। और विशेष करके जन्म से तो बिल्कुल ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति के कर्म सच में ऐसे हैं कि नहीं साहब उसको महान बोला जाए तो बोला जाना चाहिए, पर सिर्फ और किसी को एक विशेष जगह, विशेष स्थान, विशेष वर्ग में जन्म ले रहा है इसलिए उसको कहा जाए साहब ये तो महान है या ये बेकार है, तो वो गलत बात है, वो बिल्कुल भी गलत बात है। व्यक्ति को देखना है, हमें समुदाय को नहीं देखना चाहिए। और राजनीतिक आदर्श तो है कि भाई इस समानता को पूरे देश में, पूरे दुनिया में स्थापित करना है। तो मानव समाज को यह आदर्श जो समानता है समय समय पर प्रेरित भी करता रहा है, मोटिवेट भी करता रहा है और निर्देशित भी करा है, डायरेक्शन भी दिखाया है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है। तो समानता की बात आप देखिए सभी आस्थाओं में और सभी धर्मों में समाविष्ट है। चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, सभी धर्मों ने यही कहा है कि साहब सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, सभी व्यक्ति बराबर होने चाहिए। परंतु हमारे इस दिमाग की ऐसी उपज है, हमारा ये दिमाग इतना खराब है कि हमने समाज को क्या कर दिया, बांट दिया। बाकी सभी धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि नहीं भैया, व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं, इंसान जन्म से नहीं, इंसान कर्म से महान होगा, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा ही वो कहलाएगा। कोई व्यक्ति जन्म से ऊंचा, कोई व्यक्ति नीचा नहीं होता, कोई महान, कोई निर्लभ, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होती, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे बराबर हैं। बस कर्म के आधार पर उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। तो हर धर्म ये कहता है कि जो ईश्वर की रचना है, ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया, हम सबको समान बनाया, बराबर बनाया, और ये मनुष्य समान महत्व की घोषणा करता है कि इन सबका एक जैसा महत्व, सबका इंपोर्टेंस जो है वो एक जैसा ही है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। ठीक है, ये तो जो हमारी बात आ जाती है एक प्रकार से नैतिक आदर्श के रूप में है कि देखो हम धर्म जो है ना, एग्जैक्टली बेटा धर्म का अर्थ होता है हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज। आज मेरा धर्म है आप लोगों को पढ़ाना, मेरा कर्तव्य है ना, मेरी ड्यूटी है आप लोगों को पढ़ाना। मैं अपने धर्म का सही रूप से पालन करूं, मतलब क्या है कि मैं आपको ईमानदारी से पढ़ाऊं, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दूं, मैं जितना अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकता हूं, जितना अपनी तरफ से जोर लगा सकता हूं मैं लगाऊं, यही धर्म है। ठीक है, इसीलिए बहुत सी बार लोग कोई मुझसे आपने सुना होगा, अरे यार धर्म संकट में फंस गए, मतलब ये वाला काम करूं, ये वाला काम करूं, इसकी बात सुनूं, इसकी बात सुनूं, तो हम क्या है धर्म संकट में फंस जाते हैं। मतलब हम हमारे कर्तव्य को करते समय कहीं हमारे पास ऐसे कर्तव्य आ जाते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं, ये वाला करूं या ये वाला करूं। तो धर्म की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं हमारे कर्तव्य है बेटा। ठीक है, और जब हम कर्तव्य, और वैसे आप सभी धर्मों की बात करो तो सभी धर्मों ने क्या कहा कि कर्म के आधार पर इंसान महान है। और मैं ये कह रहा हूं और सब कहते भी यही है कि धर्म क्या है, हमारा कर्म ही है भैया।
हम जैसा काम करेंगे, हम जैसा कर्तव्य करेंगे वैसा ही। तो धर्म से हमें संस्कार मिलते हैं, ठीक है। और इस संस्कार ही की तो मैंने बात करी कि नैतिक शिक्षा है हमारी, संस्कार हमें मिलते हैं। अगर आज मेरे माता पिता हैं, वो मुझे सिखाएंगे कि नहीं बेटा आप है ना पैर छुआ करो, ऐसा करा करो। मैं जैसे आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे जो आध्यात्मिक गुरुदेव है ओम प्रकाश जी महाराज, जब वो घर आया करते थे तो वो एक बात उन्होंने एक बार मुझे कही थी कि मनीष बेटा जब भी घर से बाहर आप निकलो ना, तो जो घर की जो मेन गेट होता ना, जहां बस जिसके बाहर कदम रखते ही आप बाहर पहुंच जाओगे, उस लास्ट चौखट को उस पर धोख दिया करो, उसको स्पर्श करा करो, शीश पे लगाया करो और यह कहा करो ईश्वर मुझे सही सलामत भेजना और सही सलामत वापस लेकर के आना। इस चौखट का धन्यवाद करके आप निकला करो। और वो दिन है, आज का दिन है, मैं जब भी निकलता हूं घर से, पहली बार जब भी निकलूंगा घर से, मैं उस चौखट का धन्यवाद अर्पित करके निकलता हूं कि हे ईश्वर, हे मेरे गुरुदेव, मेरी रक्षा करना पूरे दिन में। मैं ऑफिस में भी एंटर होता हूं तो मैं ऑफिस में भी जो गेट की चौखट होती है उसको नमस्कार कर करके एंटर होता हूं। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा संस्कार हमारे गुरुदेव ने हमारे अंदर बिल्ड कर दिया कि नहीं साहब आपको ये करना है, ऐसा करना है, ठीक है। ऐसे ही जो मुझे टीचर जिन्होंने बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई, मैम प्रभा मावर, उनके साथ में पढ़ाया करता था, तो वो मुझे बहुत सी बार कहते थे कि मनीष आप मेरे धोखा मत दिया करो, आप तो खुद टीचर। मैंने कहा मैम आपके टीचर से पहले मैं आपका स्टूडेंट हूँ, और अगर मैं आपकी रेस्पेक्ट नहीं करूँगा तो फिर मैं कैसे उम्मीद कर लूँ कि बच्चे मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे इस चीज़ को समझना जरूरी है कि मैं आपकी रेस्पेक्ट करूँ, क्योंकि कल को बच्चे देखेंगे नहीं यार मनीष सर खुद के टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सर की रेस्पेक्ट करें। और मैं कभी भी उन लोगों में से नहीं हूँ जो खतनी और करनी में अंतर रखता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पर आकर के बोलूँ नहीं नहीं बच्चों बिल्कुल महान बनो, आप सबके चरण स्पर्श करा करो, सबसे विनम्रता से बात करो, और मैं खुद देख रहा हूँ मैं अपने टीचरों से हट काय का टीचर, तो फिर मेरे को फॉलो करना बिल्कुल गलत है करना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे समानता की जो अवधारणा है ये नैतिक की बात करता है। और राजनीतिक आदर्श में क्या करता है कि भैया हम चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, रंग, भेद कुछ भी कितने भी हो, उन फर्कों के बावजूद भी हम एक देश में एक सीमाओं में साझेदार होकर के रहते हैं, एक साथ मिलकर के रहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया है लड़का भी है, लड़की भी है, गोरे रंग के भी हैं, काले रंग के भी हैं, उसके अलावा चश्मा लगाया हुआ व्यक्ति भी है, बिना चश्मा लगाया हुआ व्यक्ति भी है, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य है। तो समानता ये दावा करती है। अब समझते जाइएगा समानता क्या क्या कह रही है। समानता ये कह रही है समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य है। तो समानता ये कहती है कि सभी मनुष्य जो क्या है समान है, सभी मनुष्य क्या है इक्वल है, सभी जो मनुष्य हैं, सभी जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो बराबर हैं। और जब भी सभी बराबर हैं तो उनको बराबर का महत्व, उनको बराबर की इंपोर्टेंस मिलनी चाहिए, और उनको सभी को सम्मान, उनको सभी को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, सभी को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। आज मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहा टीचर है और एक मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ भैया हो सकता है उनका पेमेंट ज्यादा हो, मेरा कम हो, या मेरा ज्यादा हो या दूसरे का किसी का कम हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसका ज्यादा मिल रहा है उसका ज्यादा सम्मान और जिसको कम मिल रहा है उसका कम सम्मान। नहीं, सम्मान तो सबका होना चाहिए। और सम्मान सबसे पहले तो हमें उन लोगों का करना चाहिए जो हमारे घर पे दूध देने आता है, जो हमारे घर पे पेपर देखने आता है, जो हमारे घर के बाहर की सफाइयां कर रहा है, हमारे घर की घास काट रहा है, जो भी काम कर रहा है, काम हर व्यक्ति का सम्मानीय है, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस काम से पहले वो मनुष्य है। तो यही बात कही गई है, समानता यही कहती है कि समान महत्व है, हम सबका बराबर इंपॉर्टेंस है, हमारी सबकी बराबर जरूरत है, और इसी के कारण हमें सबको सम्मान बराबर मिलना चाहिए। साझी मानवता की धारणा ही सार्वभौम मानव अधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। तो साझी जो मानवता है वो ही बात करती है सार्वभौम मानव अधिकार या मानवता के प्रति अपराध, ठीक है। तो सार्वभौम मानव अधिकार सबके लिए अधिकार होने चाहिए, और ये मानवता के पीछे जो अपराध है, ठीक है, ऐसी धारणाओं के पीछे रहती है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं। साझी मानवता के कारण सार्वभौम मानवाधिकार या मानवता के प्रति, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें लोगों को पढ़ाया जा रहा है। बहुत से सामाजिक संस्थाएं और राजसत्ता लोगों में पद, धन, हैसियत या विशेषाधिकार की असमानता कायम रखती है। तो बहुत से सामाजिक जो संस्था है या राजसत्ता, ठीक है, जो सत्ता होती है, पावर होती है, वो पद के आधार पर, धन के आधार पर, हैसियत के आधार पर किसी विशेष अधिकार देकर करके असमानता को कायम रखती है। तो क्या ये जरूरी है या सही है? आधुनिक काल में सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो अब क्या है, आधुनिक जो काल है उसमें मनुष्य की समानता के लिए ये राजसत्ता या कोई भी सामाजिक संस्था ऐसा कर रही है कि भाई किसी में विशेषाधिकार के आधार पर असमानता कर रही है, तो उनके खिलाफ एकजुट होकर के लोग अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी क्रांति, वही फ्रांसीसी क्रांति जिसकी आपने क्लास 9th में चैप्टर 1 पढ़ा होगा हिस्ट्री में, और क्लास 10th में चैप्टर 1 यूरोप के राष्ट्रवाद उदय में भी आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी। इसी फ्रांसीसी क्रांति में भू सामंती, अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। तो यही फ्रांसीसी क्रांति से यह नारा निकला था और यह नारा हमने भी बहुत यूज करा। स्वतंत्रता, सब स्वतंत्र होने चाहिए, सबको बराबरी समानता मिलनी चाहिए और सभी के बीच में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। और भाईचारा देखो, आज आप 2 भाई 3 भाई बहन हो, आप लोगों में के बीच में आप कैसे भी रहो, घर में लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, पर बाहर वाला आपको कुछ नहीं कर सकता। आप में भाईचारा बना रहना चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार का जो भाईचारा है वो देश के लोगों में भी होना चाहिए, ठीक है। और हम तो वो संस्कृति के लोग हैं जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो पूरा परिवार है तो उनमें तो भाईचारा बना हुआ ही होना चाहिए। तो फ्रांसीसी क्रांति में अभिजन वर्ग मतलब जो 2 ऊपर के वर्ग थे। फ्रांस की सोसाइटी भी उस समय इस प्रकार से बटी हुई थी कि सबसे ऊपर पादरी वर्ग, फिर कुलीन वर्ग और फिर तीसरा आम वर्ग। वहां पे टैक्स जो दिया करता था, कर जो दिया करता था, वो आम वर्ग ही दिया करता था। तो ये अभिजन वर्ग जो है, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, उनकी बात करिए, उनके खिलाफ आंदोलन। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी, और ये लगातार उन संघर्षरत समूह द्वारा उठाई जा रही थी जो महसूस करते थे कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है, जैसे कि महिला या दलित। तो समानता की जो मांग है वो एशिया और अफ्रीका में जो उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्ष चल रहे थे, मतलब एक तरफ तो क्या चल रहा था, जो यूरोपियन कंट्रियों का राज चल रहा था, उससे आजादी की मांग चल रही थी। जैसे भारत में आप देखिएगा कि एक तरफ तो जो मांग चल रही है कि अंग्रेज हो भारत छोड़ो, अंग्रेज हो भारत छोड़ो, और उसके साथ साथ समानता की भी मांग हो रही है देश के अंदर कि भैया जो देश में महिलाओं के साथ गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, दलित समुदाय के साथ जो गलत या भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ तो उपनिवेश विरोधी आंदोलन भी चल रहे हैं और एक तरफ समानता की मांग भी उठ रही है। तो फ्रांसीसी क्रांति में भी उठी और भारत, एशिया, अफ्रीका के जो देश है वहां पर भी क्या है, उपनिवेश के दौरान ही उस समानता की मांग की उठती है। आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है, जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित कर लिया गया है। तो आज समानता स्वीकृत आदर्श है। स्वीकृत आदर्श का मतलब क्या होता है, सबने स्वीकार कर लिया। अब कोई ऐसा नहीं कहता है कि नहीं साहब हम तो नहीं मानेंगे। सभी देशों के संविधान में और कानूनों में इसको शामिल कर लिया गया है, मिला लिया गया है। किसी भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है। देखिए, फिर भी देखिए, जब सभी ने स्वीकार कर लिया है, सभी हम समानता की बात करते हैं, संविधान में भी है, कानूनों में भी है, उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी अधिक असमानता नजर आती है। तो ऐसा क्यों? यहाँ पे आपको समान दिखाया गया, बराबर दिखाया गया कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों इक्वल है। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियां, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लेस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल या शौचालय की सुविधा से विभिन्न स्कूल, भोजन की बर्बादी के साथ साथ भूखमरी देख सकते हैं। देखो, अब एक तरफ तो हम लोग क्या देखते हैं, बड़े बड़े आलीशान मकान देखते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, जिनके पास मूलभूत जो आवश्यकता है वो भी नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं स्कूलों में एसी, एयर कंडीशनर की बसों में बच्चे घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आते हैं, उनके जो क्लासेस होती है उसमें एसी लगा हुआ होता है, एयर कंडीशनर होता है। और एक तरफ हम देखते हैं कि स्कूलों में जो मूलभूत सुविधाएं, उनके पास बैठने के लिए बच्चों के पास टेबल तक भी नहीं होती। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि लोग जो अमीर लोग होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं, वो शादियों में खाने की यूं बर्बादी कर देते हैं, और एक तरफ देश में काफी लोग भूखमरी के कारण मर जाते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता है। तो ये असमानता क्यों? जब हमने समानता को स्वीकार कर लिया है तो फिर इतनी बड़ी असमानता कैसे हो रही है? कानून जो वादा करता है, जो हमारे चारों ओर मौजूद है, उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। तो कानून ने जो वादा करा है और जो हम चारों ओर देखते हैं उसमें आपको अंतर देखने को मिल रहा है कि कहीं आलीशान है, कहीं पे झोपड़पट्टी है। नीचे विश्व और हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिए गए, इन पर नजर डालें। तो विश्व में किस प्रकार से असमानता है वो, और देश के जो स्तर में असमानता है वो हम देखेंगे, परंतु आज के लेक्चर में ना देख करके हम देखेंगे इसको आगे के लेक्चर में, ठीक है। और बस आज आप इतना ही पढ़िए, परिचय और समानता क्यों महत्वपूर्ण होती है। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।